हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ केदारनाथ के बारे में पूरी जानकारी कि केदारनाथ कैसे जाएं, कब जाएं, कितना खर्चा, कहाँ रुकें, वो सब जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। अभी हम केदारनाथ गए थे तो बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि केदारनाथ कब जाएं, कैसे जाएं, कितना खर्चा आएगा, कहाँ रुकें, क्या दिक्कत है। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस बारे में एक पूरी डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि सब लोगों को वहाँ के बारे में पता चल सके कि केदारनाथ कैसे जाएं। और तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इससे अपने यात्रा के बारे में प्लानिंग करने में थोड़ी हेल्प हो सके। दोस्तों, ये चैनल अभी हमने नया शुरू किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे वीडियो को शेयर भी करें और लाइक भी करें। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो पहला ही सवाल कि कब जाएं। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं तो सबसे जो बेस्ट टाइम है वो है मार्च, अप्रैल, मई, जून तक। जून का भी आधा महीना, क्योंकि आधे महीने के बाद 15-16 तारीख के बाद बरसात शुरू हो जाती है तो बरसात में जाना सही नहीं होगा क्योंकि लैंडस्लाइडिंग बहुत होती है, रोड ब्लॉक हो सकती है कभी भी, तो इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। तो बरसात में जाना सही नहीं होगा। उसके बाद आप जा सकते हैं सितंबर से लेके अक्टूबर, नवंबर तक। अगर आप बर्फबारी देखना चाहते हैं केदारनाथ में तो आप अक्टूबर से नवंबर तक जा सकते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जा सकते हैं। उस टाइम ठंड थोड़ी ज़्यादा रहेगी लेकिन बर्फ़बारी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप अक्टूबर, नवंबर में केदारनाथ जाते हैं तो उस टाइम आपको थोड़ा ऑफ सीज़न का फ़ायदा भी मिल सकता है और भीड़ भी कम रहेगी, आपको बर्फ़बारी देखने को मिल जाएगी। ठंड थोड़ी ज़्यादा रहेगी तो आपको कपड़े थोड़े ज़्यादा ले जाने पड़ सकते हैं, लेकिन बेस्ट टाइम आपको यही रहेगा मार्च, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप केदारनाथ जा सकते हैं। दूसरा सवाल लोगों का रहता है कि कैसे जाएं। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड के बाहर से आ रहे हैं केदारनाथ यात्रा के लिए तो आपको जो सबसे नज़दीक केदारनाथ के जो सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन रहेगा वो है ऋषिकेश, और जो सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है वो है जॉलीग्रांट एयरपोर्ट। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक आ सकते हैं, और अगर आप ट्रेन से आते हैं तो ऋषिकेश तक आ सकते हैं। ऋषिकेश से आप टैक्सी बुक करके सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। ऋषिकेश से आपके पास 2 रास्ते रहते हैं सोनप्रयाग जाने के लिए। आप ऋषिकेश से देवप्रयाग होते हुए जा सकते हैं, वो रास्ता थोड़ा छोटा रहेगा, और एक रास्ता रहेगा ऋषिकेश से चंबा टिहरी होते हुए। तो अगर आप टिहरी झील देखना चाहते हैं, टिहरी झील भी अपने टूर में कवर करना चाहते हैं तो आप ऋषिकेश से चंबा टिहरी होते हुए सोनप्रयाग जा सकते हैं। सोनप्रयाग जो आपकी जो गाड़ी है वो सोनप्रयाग तक जाएगी और उसके बाद वहाँ गाड़ी खड़ी हो जाएगी। आपकी पार्किंग की व्यवस्था की हुई है गवर्नमेंट की ओर से, और वहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं। रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको सोनप्रयाग में जाके लाइन में लग के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तो इसलिए आप रजिस्ट्रेशन करवा के जाएं पहले ही। और सोनप्रयाग से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जाएगी गौरीकुंड तक। वहाँ से आपको 30 रुपये किराया लगेगा, उसमें एक सवारी का 30 रुपये किराया लगेगा, वो आपको गौरीकुंड पहुँचा देंगे। गौरीकुंड सोनप्रयाग से 5-6 किलोमीटर दूर है, और उसके बाद गौरीकुंड से शुरू होता है पैदल रास्ता शुरू होता है केदारनाथ तक, जो 16 किलोमीटर का है। तो आप पैदल रास्ते से जा सकते हैं। अगर आप पैदल चल नहीं सकते हैं तो गौरीकुंड से आप अपने लिए घोड़ा खच्चर ले सकते हैं, जिसका किराया 2200-2300 रुपये रहेगा केदारनाथ तक। और उसके अलावा आप केदारनाथ तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाके उसकी बुकिंग भी कर सकते हैं। केदारनाथ
के लिए जो हेलीकॉप्टर सेवा है वो 3 जगह से है। आपको गुप्तकाशी, फाटा और सोनप्रयाग से आपको हेलीकॉप्टर सेवा मिल जाएगी। लेकिन हेलीकॉप्टर बुक करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपको राउंड ट्रिप की बुकिंग करनी पड़ेगी। आप एक साइड हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं कर सकते। अगर आप ये सोचें कि हम एक साइड केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाएं और एक साइड पैदल आएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर हेलीकॉप्टर की बुकिंग करेंगे तो आपको राउंड ट्रिप में ही करनी पड़ेगी, आने जाने की दोनों। केदारनाथ जाने के लिए जो हेलीकॉप्टर का किराया रहेगा वो है 4,500 रुपये एक आदमी का। अगर आपका वेट 80 किलो से ज़्यादा है तो पर केजी के हिसाब से 150 रुपीज़, 150 रुपये अलग से आपको देने पड़ेंगे। अगर आपका वेट 80 किलो से ज़्यादा है तो ये भी ध्यान रखें आप। नहीं तो अगर आप नॉर्मल, आपका 80 किलो से कम वेट है तो आपको 4,500 रुपये में राउंड ट्रिप का टिकट मिल जाएगा। और अगर आपका वेट 80 किलो से ज़्यादा है तो आपको पर केजी के हिसाब से 150 रुपये और देने पड़ेंगे। तीसरा जो सवाल रहता है लोगों का कि रोड कैसी है, तो रोड ऋषिकेश से चाहे आप देवप्रयाग होते हुए जाएं, चाहे आप चंबा टिहरी होते हुए जाएं, रोड दोनों तरफ की अच्छी है। नई रोड बनी हुई है, रोड की कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं कहीं अभी काम चल रहा है तो इस वजह से आपको बीच बीच में रोड में ऐसा लग सकता है कि ख़राब है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ हैं जहाँ ज़्यादा काम करना है, वहाँ अभी काम चल रहा है। लेकिन अगली यात्रा तक, अगर आप 2021 की यात्रा जब करेंगे तो हो सकता है वो भी काम पूरा हो जाए तब तक। अगस्त्यमुनि से सोनप्रयाग तक की जो रोड है, जो रास्ता है करीब 45 से 50 किलोमीटर का, वो रास्ता अभी उसमें काम चल रहा है। तो वो अभी तो फ़िलहाल बहुत ख़राब है। जब हम गए थे 1-2 तारीख को तो वो रास्ता तो hमें बहुत ख़राब मिला था। तो आप जब अगली यात्रा करेंगे 2021 की तो हो सकता है तब तक उसका काम भी पूरा हो जाए। और रास्ते में वहाँ जाम की भी बहुत दिक्कत आ रही थी क्योंकि ज़्यादा चौड़ी रोड नहीं थी, तो इसलिए गाड़ी निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। लेकिन जो अगस्त्यमुनि तक की जो रोड है वो बहुत अच्छी है, खूब चौड़ी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल जो लोगों का आता है कि जो पैदल रास्ता है वो कैसा है और कितना दूर है। दोस्तों, गौरीकुंड से केदारनाथ तक का जो पैदल रास्ता है वो है करीब 16 किलोमीटर। और पैदल रास्ता भी खूब चौड़ा रास्ता है, पक्का रास्ता है, सीमेंटेड बना हुआ। तो रास्ते की कोई दिक्कत नहीं है और जब रास्ते में ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है। जो पैदल का जो रास्ता है वो इस हिसाब से बना है कि एकदम से कड़ी चढ़ाई ना हो रास्ते में, ताकि लोगों को चलने में ज़्यादा ही दिक्कत हो। लेकिन पहाड़ों का रास्ता है तो थोड़ी चढ़ाई तो रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आदमी बिल्कुल ही चल ना पाए, ऐसा रास्ता बिल्कुल नहीं है। अच्छा रास्ता है, धीरे धीरे आपको चढ़ाई महसूस होगी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे। और रास्ते में, पैदल रास्ते में चलते समय आप थोड़ा ये ध्यान रखें कि आप भागने की कोशिश ना करें रास्ते में, क्योंकि अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो आप जल्दी थक जाएंगे और ज़्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे ऊपर तो वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी होती जाएगी, जिस वजह से वहाँ पे सांस ज़्यादा फूलती है चलते समय और थकान भी ज़्यादा महसूस होती है। तो आप ये भी ध्यान रखें। थोड़ा लेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से केदारनाथ तक पहुँच सकते हैं। रास्ते में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको पानी हर जगह मिल जाएगा। पहाड़ों में पानी की कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती, आपको हर जगह स्रोत मिल जाएंगे पानी के। तो पानी लेके भी चलने की दिक्कत नहीं है। आपका वेट कम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, आप पानी पी के आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अपने साथ पानी रखना चाहते हैं तो ज़्यादा आधे लीटर की बोतल रखें। ज़्यादा वेट लेकर चलना वहाँ ठीक नहीं रहेगा। आप जितना वेट कम रख सकते हैं उतना कम रखिए, सिर्फ जो ज़रूरी चीज़ें हैं वही रखिए। जैसे आप गर्मियों में जाएं तो आपको कपड़े थोड़े कम ले जाने पड़ेंगे, सर्दियों में जाएंगे अक्टूबर नवंबर में तो थोड़े कपड़े ज़्यादा रखने पड़ेंगे। तो ऐसे ही आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ वही साथ रखें और फालतू का वेट लेके वहाँ ना चलें, क्योंकि आपको चलने में दिक्कत होगी चढ़ाई में। तो ये भी ध्यान रखें विशेष। और पैदल रास्ते में चलने के लिए आप चप्पल लेके ना जाएं। मैंने बहुत लोगों को वहाँ देखा, जैसे लड़कियाँ या लेडीज़ जो थी वो सैंडलें लेके आ रही हैं, ऊंचे हील की सैंडलें लेके चल रही हैं।
पैदल रास्ते में चलने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चलें, वो आपको कंफर्टेबल रहेगा चलने में, आपको चढ़ाई में भी और उतराई में भी आपको दोनों तरफ वो कंफर्टेबल रहेगा। आप चप्पल लेकर बिल्कुल भी ना जाएं, चाहे आप गर्मियों में जाएं चाहे आप सर्दियों में जाएं, लेकिन आप चप्पल लेके ना जाएं। पैदल रास्ते में, पहाड़ी रास्तों में आपको चढ़ाई में चप्पल पहन के चलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए चप्पल लेके ना जाएं, आप स्पोर्ट शूज़ पहन के जाएं तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जगह जगह आपको दुकानें मिल जाएंगी वहाँ। रास्ते में शौचालय की भी कोई दिक्कत नहीं है, महिलाओं पुरुष दोनों के लिए वहाँ शौचालय बने हुए हैं। अगला जो सवाल है वो है कि रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, रुकने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको GMBN के कॉटेज मिल जाएंगे आपको सोनप्रयाग में भी और केदारनाथ में भी। लेकिन GMBN के अगर आप कॉटेज बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कम से कम 3 दिन पहले उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी जाने से पहले, और उसकी बुकिंग भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सोनप्रयाग में अगर आप GMBN के कॉटेज बुक करते हैं, अगर आप डॉर्मेंट्री बुक करते हैं तो 500 रुपये आपको पर बेड के हिसाब से देना पड़ेगा, और केदारनाथ में अगर आप डॉर्मेंट्री बुक करते हैं तो वहाँ 1000 रुपये पर बेड के हिसाब से आपको उसका चार्ज देना पड़ेगा एक रात का। और GMBN में सुविधा आपको अच्छी मिल जाएगी, अच्छी साफ़ सफाई मिल जाएगी वहाँ पे। केदारनाथ में अगर आप होटल बुक करते हैं तो उसका जो चार्ज रहेगा वो सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1000, 1500, 2000 तक के रूम आपको आसानी से वहाँ भी मिल जाएंगे, तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में आप सोनप्रयाग में रुक सकते हैं, और सीतापुर एक जगह आएगी उससे पहले वहाँ रुक सकते हैं, फाटा में रुक सकते हैं, और गुप्तकाशी में रुक सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएं। आप उनकी बुकिंग ऑनलाइन भी करवा सकते हैं, वहाँ जाके भी करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑनलाइन करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ फिर आपको भटकना नहीं पड़ेगा रूम देखने के लिए। और जब अगर कहीं ज़्यादा भीड़ रही तो रूम मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है, महंगे भी मिल सकते हैं वहाँ पे अगर आप जाके बुक करते हैं, इसलिए आप ऑनलाइन बुक करके चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब आप केदारनाथ जाएं तो अगर आप सोनप्रयाग में जाके रुकते हैं रात को तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोनप्रयाग में जाके ही रुकते हैं, क्योंकि वो लास्ट जगह है जहाँ तक गाड़ी जाती है। तो इसलिए मेरी राय रहेगी कि आप सोनप्रयाग से पहले रुक जाएं, सीतापुर, पाटा, गुप्तकाशी में, तो वहाँ पे आपको रूम भी थोड़े सस्ते मिल जाएंगे और रूम मिलने में ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अगला जो सवाल रहता है लोगों का वो है कि मौसम कैसा रहता है। तो मौसम की अगर बात की जाए तो केदारनाथ का मौसम, गर्मियों में जाएंगे तो आपको अच्छा मौसम मिलेगा। आप थोड़े गर्म कपड़े लेके ज़रूर चलें, क्योंकि चाहे आप गर्मियों में जाएं वहाँ मौसम ठंडा ही रहेगा, क्योंकि ऊपर पहाड़ों पे तो बर्फ़ हमेशा ही रहती है वहाँ पे। और अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाएं तो उस टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, क्योंकि उस टाइम तो कुछ पता नहीं रहता कि कब बर्फ़बारी हो जाए। क्योंकि जब हम गए थे अभी 1-2 तारीख में, तो जब हम 2:30 बजे वहाँ पहुँचे थे उस टाइम तो मौसम साफ़ था, लेकिन उसके बाद एकदम से ही मौसम ख़राब होने लग गया और सीधे बर्फ़बारी शुरू हो गई वहाँ पे, तो जिस वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। और शाम को 6-7 बजते वहाँ का जो टेम्परेचर है वो -6-7 डिग्री तक चला गया था। तो इसलिए इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि अगर आप गर्मियों में जाएं तो आप गर्म कपड़े लेके ज़रूर जाएं, क्योंकि वहाँ ठंड तो हमेशा ही रहेगी। और अगर आप अक्टूबर नवंबर में जाते हैं तो उस टाइम तो और भी ज़्यादा गर्म कपड़े रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उस टाइम बर्फ़बारी ज़्यादा हो जाती है वहाँ पे। वहाँ कुछ पता नहीं रहता कि कब मौसम ख़राब हो जाए, तो इसलिए आप गर्म कपड़े ज़रूर रखें साथ में। और क्योंकि उस टाइम अक्टूबर नवंबर में तो ठंड भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आप अपने साथ एक रेनकोट रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है, कब बारिश हो जाए और कब बर्फ़बारी हो जाए कोई पता नहीं है। तो आप अपने साथ एक बार रेनकोट ज़रूर लेके चलें। और आखिरी सवाल जो सबके दिमाग में रहता है कि आखिर खर्चा कितना आएगा। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो हम अपनी एक्टिवा लेके गए थे देहरादून से सोनप्रयाग तक,
तो हमारा जो खर्चा आया था वो करीब 4,000 रुपये आया था, जिसमें खाना पीना रहना और गाड़ी का तेल सब कुछ है। तो आपका जो खर्चा है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे कितने तक का आप रूम लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमने जो रहने का हमने बुक किया था वो हमने डॉर्मेंट्री बेड बुक किया था GMBN का, जो हमें 500 रुपये का बेड पड़ा था सोनप्रयाग में और 1,000 रुपये का बेड पड़ा था केदारनाथ में। तो और वापस जब हम दूसरे दिन आए तो हम रुद्रप्रयाग में रुके थे रात को, तो वहाँ हमको 2200-2300 रुपये का रूम लिया था हमने। तो वो रूम भी अगर हम चाहते तो हम थोड़ा कम वाला ले सकते थे, लेकिन हमें वो रूम अच्छा लगा तो हमने ले लिया। 2300 रुपये में हमें वो रूम पड़ा था। और खाने का खर्चा भी ज़्यादा नहीं आएगा। खाने का खर्चा आपको सोनप्रयाग तक उनको ठीक रेट में खाना मिल जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप थोड़ा ऊपर जाएंगे केदारनाथ में वहाँ थोड़ा आपको महंगा लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ कचरों से पहुँचाई जाती है, तो इसलिए थोड़ी महंगाई हो जाती है वहाँ पे। लेकिन खाना आपको अच्छा मिल जाएगा। हमने जो GMBN के जो कॉटेज बुक किए थे हमने खाना भी वहीं खाया था, वहाँ पे आपको खाना भी मिल जाएगा। वहाँ पे 200 रुपये थाली के हिसाब से हमें खाना मिला था एक टाइम का। तो हम जब शाम को वहाँ पहुँचे तो हमने रात का खाना वहाँ खाया था। 200 रुपये की एक थाली मिली थी हमको। और वहाँ पे अगर आप पराठा लेंगे तो 50 रुपये का एक पराठा मिल जाएगा आपको। अगर आप चाय लेंगे तो 30 रुपये की एक चाय है केदारनाथ में। और अगर आप नीचे की बात करते हैं तो सोनप्रयाग में आपको 10 रुपये की चाय मिल जाएगी। उससे थोड़ा अगर आप आगे जाएंगे रामबाड़ा के आसपास तो आपको 20 रुपये की चाय मिल जाएगी। और आप अगर केदारनाथ में चले जाते हैं तो वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको 30 रुपये की चाय मिल जाएगी। तो आप खर्चे का अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने खाने पीने का। और आप अगर एक पराठा लेते हैं तो 50 रुपये का आपको पराठा मिल जाएगा। अगर आप खाना खाते हैं सब्ज़ी रोटी दाल चावल तो वो आपको 200 रुपये थाली के हिसाब से आपको खाना मिल जाएगा। और मैं अगर GMBN के खाने की बात करूं तो वहाँ पे खाना बहुत अच्छा था। आपका खर्चा उस पर भी वेरी करता है कि आप कितने अपनी गाड़ी से जाते हैं, या आप टैक्सी बुक करके जाते हैं, या आप 2 व्हीलर से जाते हैं, या फिर आप केदारनाथ आना जाना आप हेलीकॉप्टर से करते हैं, या फिर आप घोड़े खच्चर से आप आना जाना करते हैं। लेकिन अगर मैं मोटे तौर पर खर्चा बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप पैदल आना जाना करते हैं और अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपका एक आदमी के हिसाब से 4 या 5,000 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। तो दोस्तों यही थी केदारनाथ यात्रा के बारे में पूरी डिटेल वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोगों को केदारनाथ यात्रा के बारे में जानकारी मिल सके। अगर कोई भी लोग केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो इसलिए आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय बाबा केदारनाथ।